हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का लेक्चर 2 तक हम लोग कर चुके हैं। अब आज जो होगा वो लेक्चर 3 होगा, जिसमें मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6 को डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 5 क्या है? एसी एंड डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और मॉड्यूल 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 तक किए थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 99, विच बियरिंग इज सपोर्टिंग द शाफ्ट ऑफ मूविंग कॉइल असेंबली इन अ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में मूविंग कॉइल असेंबली के शाफ्ट का समर्थन करने वाला कौन सा असर है? तो इसका मतलब है कि कौन सा बियरिंग जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में एमसी को शाफ्ट के साथ असेंबल करना है, लगाना है, उसके लिए सपोर्ट करता है। तो बियरिंग में कौन सा बियरिंग होगा? वो है ज्वेल्ड बियरिंग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन पीएमएमसी मीटर? तो संक्षिप्त रूप बताना है, संक्षिप्त नाम बताना है पीएमएमसी मीटर का। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? P फॉर परमानेंट, P फॉर परमानेंट, M फॉर मैग्नेट, फिर M और C फॉर मूविंग कॉयल मीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 101, विच टाइप ऑफ वेव इज जनरेटेड इन स्कमिट ट्रिगर सिस्टम? ये स्टगिट ट्रिगर सिस्टम में किस प्रकार की तरंग या वेव उत्पन्न होती है? तो ये किस तरह का होता है? तो ये स्क्वायर वेव फॉर्म देता है। और ये स्कीमेटिक ट्रिगर सिस्टम का यूज़ हम लोग जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? तो लेबोरेटरीज में करते हैं, एम्पलीफाई करने के लिए। कोई भी सिग्नल है उसको अच्छा करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, नॉइज़ को रिमूव करने के लिए स्कीमेटिक ट्रिगर सर्किट का यूज़ करते हैं। और जिससे कि जो उसका वेव फॉर्म बनेगा वो स्क्वायर वेव फॉर्म बनेगा, स्क्वायर शेप का वेव फॉर्म बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी। 102, क्वेश्चन नंबर 102, विच इलेक्ट्रोड कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन ऑफ ऑसिलोस्कोप? कौन सा इलेक्ट्रोड ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर छवि की चमक को नियंत्रित करता है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो भी इलेक्ट्रोड होगा वो कंट्रोल करने का काम करेगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि जो ऑसिलोस्कोप का जो स्क्रीन में जो भी इमेज है उसके ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ग्रिड। Question number 103, which band is used for UHF ultra high frequency in international telecommunication system ITS? दूरसंचार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणाली में UHF के लिए किस बैंड का उपयोग किया जाता है? तो हमें इसमें जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें बैंड 4 से लेकर बैंड 11 तक बताया गया है, जिसमें से बैंड 4 जो है वो क्या है? वेरी लो फ्रीक्वेंसी को बताता है। उसके बाद आता है बैंड 5 आएगा, 5 में लो फ्रीक्वेंसी होता है। फिर आता है 6 में आएगा मीडियम फ्रीक्वेंसी। फिर आएगा 7 में हाई फ्रीक्वेंसी, 8 में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। फिर 9 में है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जिसका रेंज है 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक। फिर आता है बैंड 10 जो कि सुपर हाई फ्रीक्वेंसी होता है। फिर लास्टली आता है बैंड 11 जो कि एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी आता है। तो हमें UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का बैंड पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी, बैंड 9 आंसर होगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, विच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय अ मल्टीमीटर? तो कौन सा पैरामीटर मल्टीमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है? तो एक मल्टीमीटर के द्वारा हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल मार्क्ड एक्स इन द पैनल मीटर? पैनल मीटर में एक्स अंकित चिन्ह का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए ये है एक्स किसको दिखा रहा है? यहाँ इसको दिखा रहा है एरो करके। ये साइन किस तरह से है? ये देखिए इसका लार्ज साइन देखिए ऐसा है, इस तरह से किया है, उसको बीच से एक लाइन कटा हुआ है। तो ये मूविंग आयरन को इंडिकेट करता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? एक्स यहाँ पे मूविंग आयरन मीटर है। और ये जो दिखाया है ये किसका मीटर है? तो मूविंग आयरन का मीटर है, इस चीज़ को दर्शा रहा है। इसके साथ ही साथ हमें इस मीटर में और भी चीज़ों को जानना है। ये जो एक उल्टा टी है या एक टावर की तरह जो दिखा रहा है,
इससे हमें इसका पोजीशन पता चल रहा है कि इस मीटर को हमें किस पोजीशन पे रख के रीडिंग को लेना है जिससे कि रीडिंग एक्यूरेट आए। तो ये सिंबल बताता है वर्टिकल पोजीशन को, तो ये वर्टिकल पोजीशन को दर्शा रहा है। उसके बाद ऐसे स्टार है, स्टार के साइन के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो मतलब इसमें टेस्ट वोल्टेज कितना 2 किलो वोल्ट, यानी 2000 वोल्ट इसका रेंज है। और टेस्ट वोल्टेज यहाँ 2 है, मतलब 2 kV। उसके बाद आता है यहाँ यदि 1 रहता तो 1 kV टेस्ट करना, और यदि 0 रहता तो नो टेस्ट वोल्टेज, कोई वोल्टेज को टेस्ट ही नहीं करते। फिर और यदि इसमें कुछ भी नहीं रहेगा तब जाके वो 500 वोल्ट टेस्ट वोल्टेज होगा उसमें। और ये जो है फाइनली जो लास्ट एक बचा है ट्रायंगल के अंदर में एक्सक्लेमेटरी साइन, ये हमें बताता है कि हमें ये इसको यूज़ करने से पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, यानी कि अटेंशन रीड इंस्ट्रक्शन बिफोर यूज। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 106, विच टॉर्क इज यूज्ड इन पीएमसी मीटर मूवमेंट। पीएमसी मीटर मूवमेंट में किस टॉर्क का उपयोग किया जाता है सॉरी, तो पीएमसी मीटर मूवमेंट में मॉडरेट टॉर्क का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। तो प्रतिरोध, धारिता और प्रतिष्ठापन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रतिष्ठापन मतलब प्रेरिकत्व भी शायद बोलते हैं इंडक्टेंस को। तो इन तीनों को मापना है, तो इसके लिए हमें जो एक ब्रिज यूज करते हैं एलसीआर ब्रिज में एल फॉर इंडक्टेंस को मापेंगे प्रतिष्ठापन, और सी फॉर कैपेसिटेंस धारिता, और आर फॉर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो इस तरह से इस ब्रिज से हम तीनों को माप सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है विन ब्रिज से बस केवल हम कैपेसिटेंस को ही माप सकते हैं। तीसरा और चौथा केल्विन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज, इन दोनों से हम केवल रेजिस्टेंस को ही माप सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया एलसीआर ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 108, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, इन विच अरेंजमेंट द हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो इसमें हमें रेजिस्टेंस का हाई वैल्यू को किस तरह से अरेंज करेंगे जिससे कि हमें वोल्ट मीटर का रेंज को एक्सटेंड कर सके। तो किस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे कि ये बढ़ेगा, वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ेगा। तो एक एग्जांपल हम यहाँ दिए हैं, इसमें देखिए एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3। मान लेते हैं कि सर्किट में बस 3 ही रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज आया, मान लेते हैं V वोल्टेज आया, तो R1 के अक्रॉस में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा जो V1 लिए, R2 के अक्रॉस में V2 वोल्टेज ड्रॉप, और R3 के अक्रॉस में V3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अब जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों का सम जो होगा वो ये वोल्टेज होगा, ओवरऑल वोल्टेज। लेकिन यदि हम वोल्टेज की रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, और वोल्टेज का रेंज यदि 0 से 5 था तो हम और चाहते कि 10 तक पहुंच जाए, तो इसके लिए हमें और भी ऐड करना होगा, सीरीज में ही जोड़ना होगा रजिस्टर को, तब जाके ये पॉसिबल होगा। इसीलिए हम फिर से एक रजिस्टर मान लेते हैं, R4 जोड़ दिए सीरीज में ही, जिससे कि V4 भी आ गया। अब इन चारों का जो सम होगा वो भी होगा। इस तरह से हम वोल्ट मीटर में वोल्टेज की रेंज को बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें रजिस्टर को कैसे जोड़ना होगा, सीरीज में जोड़ना होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सीरीज। वही यदि हम पैरेलल में जोड़ते तो हर पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती, सेम रहती। यहाँ पे भी रहता, उसके अक्रॉस उसके पैरेलल में जो भी रजिस्टर हो रहा था वहाँ पे भी रहता। इस तरह से जो वोल्टेज का रेंज है वो इंक्रीज नहीं करता, तो एक्सटेंड नहीं कर सकते थे वैसे में, तो इसीलिए सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 110, इन विच एनालॉग मीटर द बैटरी इज प्रोवाइडेड। बैटरी किस एनालॉग मीटर में दी गई है, यानी कि वैसा बताना है एनालॉग मीटर जिसमें कि बैटरी का यूज़ किया जाता है, बैटरी का यूज़ करके उसको चलाया जाता है। तो ऐसा होता है ओम मीटर में बैटरी का यूज़ होता है, और मल्टीमीटर में भी हम लोग पीछे साइड पे बैटरी यूज़ करते हैं जिससे कि वो काम करे। एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर में किसी भी बैटरी का ज़रूरत नहीं रहता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111,
विच फंक्शन कंट्रोल इन CRO एडजस्ट द ट्रेस शार्पर। CRO में कौन सा फंक्शन नियंत्रण ट्रेस शार्पर को समायोजित करे। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 111, इसमें एक आता है फंक्शन, एक CRO में बहुत सारा पार्ट है जिसमें से एक फोकस जो पार्ट है वो क्या करता है, जो भी ट्रेस करते हैं, जो भी आपका CRO ट्रेस करता है तो वो ट्रेस करेगा, वो कुछ अच्छे से ट्रेस करेगा, कुछ अच्छे से ट्रेस नहीं करेगा। उस चीज़ को अच्छे से ट्रेस कराने के लिए एडजस्टमेंट चाहिए, तो वो कौन करता है, किसका यूज़ करके हम अच्छे से ट्रेस को शार्प बना सकते हैं, अच्छे से ट्रेस करा सकते हैं, वो है फोकस। तो आंसर हो गया यहाँ पे फोकस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112, विच मीटर यूजेज अ मूविंग कॉयल फॉर मेजरमेंट। माप के लिए कौन सा मीटर एक गतिमान कॉयल का उपयोग करता है। तो मीटर में पूछा है कि कौन सा मीटर है जिसमें MC का यूज़ करते हैं ताकि मेजरमेंट का काम हो सके। तो PMC मीटर, इसमें नाम में ही MC लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप याद हो जाएगा कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल मीटर में ही मूविंग कॉयल का यूज़ किया जाता है फॉर मेजरमेंट पर्पस। तो किसी भी माप के लिए इसमें मूविंग कॉयल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 113, विच पैरामीटर इज यूज इन द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉयल मीटर। तो चलती कॉयल मीटर के काम में किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी वही है कि इसमें किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मूविंग कॉयल मीटर में काम करना है, उसके लिए हमें परमानेंट मैग्नेट फील्ड का यूज़ किया जाता है। मूविंग कॉयल मीटर वर्क करता है परमानेंट मैग्नेट फील्ड में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, उपयोग करने से क्या फ़ायदा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है, और एनालॉग मल्टीमीटर यदि यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आगे पीछे हो सकता है, वो एक्यूरेट नहीं भी दे सकता, एक्यूरेशन के जस्ट आगे पीछे वैसे कुछ वैल्यू दे सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट यदि डिजिटल मल्टीमीटर है तो वो पूरा एक्यूरेट होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेसी आंसर हो गया इसका एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 115, विच मीटर मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन से मीटर की गति जो है वो स्ट्रे मैग्नेटिक या स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती है। तो सेम वही PMMC मीटर जो है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल मीटर का जो मूवमेंट है वो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 116, इन विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिस मूवमेंट इज यूज्ड। किस मापक यंत्र में इस गति का उपयोग किया जाता है। ये सब बस बताने के लिए है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, बस ये जो ब्लैक कलर का जो फिगर बना हुआ है ये फिगर दिया हुआ है, तो इसमें इसी को देख के हमें बताना है कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इन विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इस तरह का मूवमेंट किस में यूज़ होता है, तो ये मूविंग कॉयल में यूज़ होता है। इसको देख के आप देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें कॉयल है, ये कॉयल है, दीज आर कॉयल्स, इस तरह से कॉयल्स है, और इसमें ये एक बीच में है जो कि एक ये पाइवट पॉइंट है जो शाफ्ट के साथ है, पाइवट पॉइंट ये वाला है, और इसी में क्या होगा, सपोर्ट के लिए, शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए MC यानी मूविंग कॉयल और शाफ्ट, इनमें सपोर्ट के लिए बियरिंग का ज़रूरत है जो कि ज्वेल्ड बियरिंग का यूज़ किया गया है। फिर ये टर्मिनल, ये एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, जो ऊपर वाला है ये नेगेटिव टर्मिनल है और नीचे वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, और दोनों में जो ये रिंग जैसे स्प्रिंग की तरह घुमा हुआ है ये दोनों ही स्प्रिंग है। फिर ये जो बाहर से ढांचा रहेगा वो फ्रेम है, और ये इस तरह से वायर जो लपेटा रहेगा वो कॉयल है। तो इस तरह से कॉयल लपेटा हुआ स्प्रिंग का यूज़ किया है, जेवल बेयरिंग की मदद से शाफ्ट को आपको होल्ड करके रखा गया है। तो इस तरह का मूवमेंट किस में यूज़ होता है, मूविंग कॉयल में यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 117, इन विच पोजिशन द मूविंग कॉयल मीटर इज केप्ट फॉर मेजरमेंट। किस स्थिति में बढ़ते हुए कॉयल मीटर को माप के लिए रखा जाता है। तो किस पोजीशन में इससे रीडिंग लेंगे मेजरमेंट के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ देखना होगा इस मीटर में कि क्या क्या सिंबल दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल दिखा रहा है उल्टा T जैसा,
तो ये जब भी रहेगा मतलब वर्टिकल पोजीशन का बात कर रहा है कि इसको रीडिंग लेना है, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो इसको वर्टिकल पोजीशन में ही इस मीटर को रखें और उससे रीडिंग को लें। फिर इसमें और एक सिंबल ये है, ये सिंबल क्या दर्शा रहा है, उल्टा यू और बीच में एक छोटा सा डैश। तो ये हमारे मूविंग कॉयल को दर्शा रहा है, जिसमें कि मैग्नेट किस तरह का होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा। तो MC विथ परमानेंट मैग्नेट, इस चीज को ये दर्शा रहा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 118, विच कैरेक्टरिस्टिक्स अनेबल द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इन द अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मीटर। लोहे की मीटर के आकर्षण प्रकार में पॉइंटर के विक्षेपण को कौन सी विशेषताएं सक्षम बनाती है। तो यहाँ पे पूछा है हमें मूविंग आयरन मीटर के बारे में, जिसमें दो टाइप का था, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन टाइप, जिनमें से अट्रैक्शन टाइप का जो मूविंग आयरन मीटर है उसमें अब पॉइंटर भी होगा, तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन भी होगा। तो पूछा है कि पॉइंटर का जो डिफ्लेक्ट होना है वो एनेबल हो जाता है किसकी वजह से, कौन सी विशेषताएं हैं जो इसको सक्षम बनाती है डिफ्लेक्शन के लिए। तो कौन सी बनाती है, वैसा तो कुछ नहीं है, बट एक है कि ये करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। करंट डायरेक्शन, ये क्रॉस मतलब करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कि करंट का डायरेक्शन जिधर है उधर ही पॉइंट डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आंसर हो गया डिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट डायरेक्शन। Question number 119, which band of frequency is used for radar in frequency spectrum allotted by the International Telecommunication Union ITU? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा आवंटित आवृत्ति स्पेक्ट्रम में रडार के लिए आवृत्ति के किस बैंड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा वही बैंड 4 से लेकर 11 तक इससे पहले भी डिस्कस किए। तो बैंड 4 क्या था, लो फ्रीक्वेंसी था, और ये मीडियम फ्रीक्वेंसी था, फिर ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी था। उसके बाद आता है 10 नंबर सॉरी 10 नंबर जो आता है उसका जो था आपका 10 और 11 सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। 10 जो था सुपर हाई फ्रीक्वेंसी का था। और हमें यहाँ पे पूछा है रडार का फ्रीक्वेंसी। तो रडार का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका जो बैंड होता है ना वो होता है एक्स बैंड के अंतर्गत, और हम एक्स बैंड का कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हम 4 से लेकर 11 बैंड पढ़े हैं। तो एक्स बैंड का मतलब है कि उसका जो रेंज होगा ना वो 10 गीगाहर्ट्ज होगा। एक्स बैंड दैट इज 10 गीगाहर्ट्ज का रेंज उसका। और इनमें से देखा जाए तो जो बैंड 10 है, जो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी है, उसका जो रेंज होता है वो 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज के बीच लाई करता है, इसी के बीच में होता है। तो ये 10 गीगाहर्ट्ज जो है इसी के बीच में आ रहा है, इसलिए हम लोग रडार या एक्स बैंड यदि ऑप्शन में नहीं है तो उसको हम लोग बैंड 10 में रख सकते हैं। तो इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। Question number 120, which control is used in repulsion type moving iron instrument to keep the pointer at 0 position? पॉइंटर को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किस कंट्रोल का इस्तेमाल पॉइंटर को 0 पोजीशन पे रखने के लिए किया जाता है। तो उस कंट्रोल का नाम बताना है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग। वो भी यहाँ पे भी मूविंग आयरन के बारे में बोला है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, उसमें 2 टाइप, अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप। यहाँ पे जो है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहा है कि उसमें कौन सा कंट्रोल यूज़ करते हैं जिससे कि पॉइंटर 0 पोजीशन में रख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल का यूज़ करते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल की मदद से हम लोग पॉइंटर को 0 पोजीशन पे रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 121, विच फ्रेम इज यूज्ड फॉर वाइंडिंग द कॉयल ऑफ पीएमसी मीटर। तो पीएमसी मीटर के कॉयल को घुमावदार करने के लिए किस फ्रेम का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है ये एल्युमिनियम का बना रहता है ये फ्रेम, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इन पीएमसी मीटर। जो पीएमसी मीटर है उसमें टॉर्क भिगोने का उद्देश्य क्या है, यानी डैम्पिंग टॉर्क का उद्देश्य क्या है। तो ये क्या करता है, कॉयल के स्विंगिंग को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल द स्विंगिंग ऑफ कॉयल। क्वेश्चन नंबर 123, वाई द सॉफ्ट आयरन पीस इन द मूविंग आयरन मीटर इज टोंग शेप्ड। लोहे के मीटर में नरम लोहे के टुकड़े जीव के आकार के क्यों होते हैं।
तो यहाँ पे फिर से मूविंग आयरन मीटर के बारे में पूछ रहा है कि उसमें जो सॉफ्ट आयरन टुकड़ा रहता है, सॉफ्ट आयरन पीस रहता है, वो किस शेप का रहता है, टोंग के शेप का रहता है, जीभ के आकार का रहता है। ऐसा क्यों रहता है? तो मूविंग आयरन में ये जीभ के आकार का इसलिए रहता है जिससे कि ये स्केलिंग जो है वो यूनिफॉर्म हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी, टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल, स्केल को यूनिफॉर्म बनाने के लिए ये जीभ के आकार का रहता है। क्वेश्चन नंबर 124, तो हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर इज डिटरमाइंड। तो वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता को कैसे निर्धारित की जाती है? तो ये हमारा जो वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी है वो होता है ओम्स पर वोल्ट रेटिंग से प्राप्त कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, और इम्पीडेंस रेटिंग से भी इसको हम कर सकते हैं। इम्पीडेंस रेटिंग या फिर ओम पर वोल्ट रेटिंग से वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज द मैक्सिमम टेस्ट वोल्टेज ऑफ द मूविंग आयरन वोल्ट मीटर। अब यहाँ जो मीटर दिया हुआ वो है मूविंग आयरन टाइप का और ये वोल्ट मीटर है, तो इसमें मैक्सिमम टेस्ट वोल्टेज क्या है? तो यहाँ पे ये जो दिया रहता है इंफॉर्मेशन इसी से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये होता है टेस्ट वोल्टेज के लिए स्टार साइन के अंदर नंबर जो भी रहेगा, और यहाँ पे स्टार साइन के अंदर में 2 लिखा हुआ है, यानी कि टेस्ट वोल्टेज मैक्सिमम कितना 2 kV का, और वो यानी कि 2000 वोल्ट में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 2000 वोल्ट। और इसके साथ ही इससे पहले भी डिस्कस किए, यदि हम स्टार के अंदर में 1 रहेगा यानी कि ये मैक्सिमम कितना टेस्ट कर सकता है, तो टेस्ट वोल्टेज 1 किलो वोल्ट। 0 रहेगा तो कोई टेस्ट वोल्टेज नहीं, नो टेस्ट वोल्टेज, और यदि कुछ भी नहीं रहेगा तो वो टेस्ट वोल्टेज होता है 500 वोल्ट तक ये माप सकता है, काम कर सकता है, रीडिंग ले सकता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीड्यूर कैरिड आउट टू इंश्योर द ट्रस्टवर्थी स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापने वाले उपकरण के भरोसेमंद मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रक्रिया का क्या नाम है? तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड माना जाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जो भी होना चाहिए उसका जो भी रेटिंग वगैरह वो एक स्टैंडर्ड माना जाता है जो कि ट्रस्टवर्दी हो, भरोसेमंद एक स्टैंडर्ड को रखा गया है। अब कैलिब्रेशन करते हैं हम लोग किस लिए कि वो एक टाइम पीरियोडिक टाइम पे, एक निश्चित पीरियोडिक टाइम पे हम लोग कैलिब्रेशन का काम करते हैं ताकि वो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट है उसमें डिटेक्ट कर सके कोई एरर या कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, और उस एरर या फॉल्ट को कंपेयर करते हैं, उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड एक रखा गया है उसके साथ देखते हैं कि कोई एरर है या नहीं। तो ये कैलिब्रेशन एक प्रोसीड्यूर है जिसमें कि हम इंश्योर करते हैं कि वो स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 कैलिब्रेशन हो जाएगा, एक प्रोसीड्यूर है। क्वेश्चन नंबर 127, हाउ द एक्यूरेसी ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय CRO इज चेक्ड। CRO द्वारा मापी गई एम्पलीट्यूड एंड आवृत्ति की सटीकता कैसे जांची जाती है? तो कोई भी CRO ने कुछ चेक किया, CRO के द्वारा जो भी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पता चला, तो वो उसकी एक्यूरेसी को यदि हमें चेक करना है तो कैलिब्रेशन सिग्नल देना होगा, और जो कि उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड किया हुआ रहेगा, बिल्ड इन किया रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, बाय बिल्ड इन कैलिब्रेशन सिग्नल से हमें पता चल जाएगा कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एक्यूरेट है या नहीं है, सटीक है या नहीं, जो भी स्टैंडर्ड है उसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं। अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 6 पे। मॉड्यूल नंबर 6 क्या है? सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग एंड वेरियस स्विचेस। क्वेश्चन नंबर 128, विच बॉन्डिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग अ जॉइंट। एक जॉइंट को हम सोल्डरिंग करना चाहते हैं तो किस बॉन्डिंग मटेरियल का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम लोग फ्लक्स का यूज़ करते हैं, फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129, एट विच टेम्परेचर द 60-40 सोल्डर स्टार्ट मीटिंग या फिर मेल्टिंग। तो किस टेम्परेचर पे सोल्डर जो है वो मेल्ट हो जाता है, और सोल्डर का जो भी मेजरमेंट है, जो प्रोपोर्शन है वो 60-40 का है। सोल्डर का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, एक मिक्सचर है जो कि SN और PB का मिक्सचर है, टीन और आपका लेड का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है। जब यहाँ 60-40 बोला है मतलब कि 60% SN है, टीन है, और 40% इसमें लेड है।
जब इस तरह का मिक्सचर बनेगा तो उसके लिए हम इसको मेल्ट कराने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो इसको मेल्ट कराने के लिए हमें टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ये पिघलना शुरू कर देगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 130, विच स्टेप इज इम्पॉर्टेंट फॉर सोल्डरिंग अ जॉइंट। तो एक जॉइंट टाका लगाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो सोल्डरिंग, यदि किसी जॉइंट में सोल्डरिंग करना है तो सबसे पहला चीज़ है कि इस जॉइंट में हमें हीट देना होगा। जो सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करके हम हीट देते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हीट नहीं रहेगा तो सोल्डरिंग का काम नहीं होगा, क्योंकि हमें सोल्डर को मेल्ट कराना है, पिघलाना है। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर यूज्ड इन सोल्डरिंग स्टेशन। टाँका लगाने वाले स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले तापमान की सीमा क्या है। जो सोल्डरिंग स्टेशन होता है उसमें जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर का रेंज को यूज़ किया जाता है सोल्डरिंग स्टेशन में। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। टूल का क्या नाम है। बस इसमें इस टूल को बना दिया गया था, ये जो नेमिंग है वो आप लोगों को बताने के लिए किया गया है। और एक्चुअली में क्वेश्चन है बस ये टूल जो ब्लैक कलर का बना हुआ है और इस टूल का नाम पूछा है। तो ये एक इंजेक्शन की तरह दिख रहा है, तो इस टूल का नाम है डी सोल्डरिंग के लिए ये यूज़ होता है, प्लंजर डी सोल्डरिंग टूल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्लंजर डी सोल्डरिंग टूल, या फिर दूसरा नाम ऑप्शन में यदि प्लंजर डी सोल्डरिंग टूल नहीं लिखा हुआ है, डी सोल्डरिंग पंप लिखा हुआ है तो वही आंसर होगा। दोनों सेम चीज़ है, इसी का नाम है डी सोल्डरिंग पंप भी। अब आते हैं कि इसमें कुछ यदि मेजर पार्ट्स हैं जो कि हमें जानना है। क्वेश्चन में यदि ये टूल का नाम ना पूछ के किसी पार्ट के बारे में पूछा है तो आप बता सको, इसलिए इसको जान लेते हैं। तो ये जो सेफ है इसमें सबसे पहले जो है हमारे भी बॉडी में सबसे ऊपर क्या है, हेड है। तो इसमें भी जो सबसे ऊपर है ना ये प्लंजर का हेड है। दूसरा यहाँ पे इसको बटन की तरह इसको दबाया जाता है, तो ये है लॉक करने का एक बटन है, तो प्लंजर लॉक बटन है। फिर ये जो चारों ओर ये बना हुआ है ये है हमारा बैरल, तो ये इस साइड भी है, ये क्या है, बैरल है। अंदर में एक ऐसे इस तरह से ये स्प्रिंग की तरह रखा हुआ है, क्योंकि इंजेक्शन में हम जैसे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ये प्लंजर जब कुछ चीज़ इसमें डालेंगे तो प्लंजर इधर जाएगा उस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए, जो भी लिक्विड या पेस्ट जो भी कलेक्ट करेंगे उसके लिए। तो ये इंजेक्शन में ऐसा होता है। तो इस तरह से ये क्या है, छोटा बड़ा हो रहा है, ये इस चीज़ को इधर लेके जाएगा, इधर लेके आएगा, तो ये स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। ये क्या है, हमारा स्प्रिंग है। और ये जो है जो कि आगे पीछे होगा यही प्लंजर है। उसके बाद ये जो स्पेस है यहाँ पे जो भी चीज़ हमें कलेक्ट करना है वो कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कलेक्शन चैम्बर है। और जिसके थ्रू कलेक्ट करते हैं वो मुंह जो है वो हो गया हमारा नोजल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग आयरन टिप। सोल्डरिंग आयरन है, ये एक सोल्डरिंग आयरन है। सोल्डरिंग आयरन का जो टिप है ना, जहाँ से हीट निकलेगा उसका टिप का शेप देखिए इस तरह से, ये कॉनिकल शेप में है। तो इस सोल्डरिंग आयरन टिप का नाम भी क्या होगा, कॉनिकल होगा। फिर आते हैं इसमें और 3 चीज़ें याद रखना जो ऑप्शन है उसके हिसाब से। पिरामिड यदि रहता तो पिरामिड का शेप कैसा रहता है, ये रहा पेंसिल के जैसा है, ये इस तरह से रहेगा, तो ये पिरामिड। यहाँ पे ये क्या था, सर्कुलर टाइप का था, तो ये था हमारा कॉनिकल। फिर आते हैं ये जो आपका तिरछा में है और राउंड शेप ही है, तो मुंह यदि राउंड शेप का है और तिरछा है तो राउंड बेवल शेप का हो गया। और इस तरह का यदि शेप दिखेगा कहीं पे तो वो हमारा चीजल टेपर होगा। इस सोल्डरिंग आयरन टिप का नाम है चीजल टेपर। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हमें सोल्डरिंग करना है, उसके लिए जो फ्लक्स यूज किया जाता है उसका क्या नाम है। तो उस फ्लक्स का नाम रोजिन है, और ये रोजिन किससे मिल के बनता है, तो ये रेजिन
जो कि रेजिन क्या है, जो ट्री से जो निकलता है ना रस, यानी सेप ऑफ ट्रीज है, और उस रस में ऐसे तो उससे कुछ वो तो पानी की तरह ही होगा, तो उसमें कुछ ऐड करते हैं, हैलाइड कुछ यूज़ करेंगे, या तो कोई एक्टिवेटर जो कि नेचर में एसिडिक होगा, एसिडिक इन नेचर, जैसे कि यहाँ पे रेसिन में हम एक्टिवेटर जो मिलाते हैं वो है माइल्ड एसिड। माइल्ड एसिड मिला देते हैं, जो हल्का एसिड होता है ना उसको मिला देते हैं, तो ये ओवरऑल जो बन जाता है वो रोजिन बन जाता है, और इसी रोजिन का यूज़ हम लोग फ्लक्स के रूप में करते हैं। तो फ्लक्स का नाम क्या है, रोजिन, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 135, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग मेटल सरफेस। धातु की सतहों में शामिल होने के लिए कितने प्रकार के टाका लगाने का उपयोग किया जाता है। तो आपकी किताब के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे मेनली दो ही सोल्डरिंग है, एक है सॉफ्ट सोल्डरिंग, दूसरा है हार्ड सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए पॉइंट, सॉफ्ट सोल्डरिंग में होता है कि आप 90 डिग्री से लेकर 450 डिग्री टेम्परेचर में जो भी सोल्डर मेल्ट हो जाता है वो मेल्ट करके जो भी हम सोल्डरिंग का काम कर देते हैं, तो वो सॉफ्ट सोल्डरिंग में हो गया। और हार्ड और ब्रेजिंग और दो होता है, ये यहाँ पे हार्ड है, तो हार्ड और ब्रेजिंग जो है 450 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर में मेल्ट होता है सोल्डर, और सोल्डरिंग का काम होता है जॉइंट को सोल्डरिंग करने के लिए जो काम करते हैं, तो वो हार्ड और ब्रेजिंग टाइप का सोल्डरिंग में आता है। तो इसलिए जो 3 है, 3 में क्या क्या आएगा, सॉफ्ट, हार्ड और ब्रेजिंग। बट ITI बच्चों के लिए क्या जानना है, बस सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग, मेनली इसी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 136, What is the full form of abbreviation SPDT used in switches? स्विचेस में SPDT और DPDT यूज़ होता है। तो यहाँ पे SPDT क्या है, तो SPDT का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है सिंगल पोल और डबल थ्रो। DPDT रहता है तो डबल पोल डबल थ्रो। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 137, Which ratio of tin lead combination is used for electronic component soldering work? टीन लेड संयोजन के किस अनुपात का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटक टाका लगाने के काम के लिए किया जाता है। तो इसको पहले भी डिस्कस करें ये क्वेश्चन को। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में सोल्डरिंग का काम है तो हमेशा टीन और लेड का कॉम्बिनेशन 60-40 का कॉम्बिनेशन होता है। तो या तो ऐसे रहेगा लिखा 60-40, या तो बीच में एक स्लैश दे देगा 60-40, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138, when does the rosin flask melt in a soldering process? तो सोल्डरिंग के प्रोसेस में जो रोजिन फ्लक्स है वो मेल्ट कब होता है, टाका लगाने की प्रक्रिया में रोजिन फ्लक्स कब पिघलता है, जब उसको हम लोग सोल्डर को हीट देते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, व्हेन द सोल्डर इज हीटेड, जब सोल्डर गर्म किया जाता है। सोल्डर गर्म हो गया तो उसका जो भी रोजिन फ्लक्स है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, what is the additional advantage of rosin flux used for soldering electronic component? तो जो एक एक्स्ट्रा फायदा क्या है रोजिन फ्लक्स का, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सोल्डरिंग कर रहे हैं उसके लिए जो भी फ्लक्स यूज़ करते हैं वो क्या है, रोजिन फ्लक्स है। उसका एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या है, तो इसका एक्स्ट्रा फ़ायदा ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ नॉन कंडक्टिव है, ये गैर प्रवाहकीय है, इसमें करंट धारा प्रवाह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन DPDT यूज्ड इन स्विचेस? ये चीज़ पहले भी बोले जब SPDT पे पढ़े थे, तो स्विचेस में SPDT और DPDT यूज़ किया जाता है। तो DPDT क्या है, डबल पुल डबल थ्रो, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 141, हाउ इज़ द सोल्डरिंग मेथड यूज्ड फॉर जॉइनिंग लार्ज मेटल कॉल्ड? टाका लगाने की विधि का उपयोग बड़े धातु में शामिल होने के लिए कैसे किया जाता है? तो हम लोग जब मेटल में दो बोले थे कि एक सॉफ्ट सोल्डरिंग फिर हार्ड सोल्डरिंग, 450 डिग्री सेल्सियस अबव टेम्परेचर में मेल्ट होना, और ब्रेजिंग भी एक था जो कि वो भी सेम तरीके से सोल्डरिंग का काम था, 450 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर में सोल्डर मेल्ट होता था। लेकिन जब लार्ज मेटल की बात करेंगे ना, लार्ज मेटल को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग ब्रेजिंग मेथड का यूज़ करते हैं, ब्रेजिंग सोल्डरिंग का ही यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 142,
हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्वालिटी सोल्डर जॉइंट यूजिंग सोल्डरिंग आयरन। टाका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके गुणवत्ता वाले सोल्डर जॉइंट बनाने के लिए कितना समय आवश्यक है। तो यदि हम एक अच्छा क्वालिटी का सोल्डर्ड जॉइंट चाहते हैं, जॉइंट जो भी हम सोल्डरिंग कर रहे हैं वो सोल्डर्ड जो होगा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हुआ हो, तो वो चीज़ के लिए हम लोग को कितना समय चाहिए। तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करके कूल करना नहीं है। जो हीट दिए गर्म है सोल्डरिंग, तो उसको ठंडा करने के लिए कोई प्रोसेस का यूज़ नहीं करना। वो ऑटोमेटिकली 3 से 7 सेकेंड में बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा क्वालिटी का वो जॉइंट जो है वो सोल्डर हो जाता है। तो इसलिए कितना टाइम चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 3 to 7 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 143, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग सॉफ्ट सोल्डरिंग जो कि 90 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर देके सोल्डरिंग का काम जो करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, जो कि आता है सॉफ्ट सोल्डरिंग में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144, विच टूल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर सक्शन। एयर सक्शन हवा को निकालना, तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है। ऐसा कौन सा टूल है? जो डी सोल्डरिंग का एक हम लोग पढ़े थे, प्लंजर डी सोल्डरिंग टूल, वही क्या करता है, इंजेक्शन की तरह उसका फिगर था। तो उसमें क्या करता है, एयर को निकालता है और जो भी जिस लेना है उसको लेता है। तो इस तरह से एयर सक्शन की प्रिंसिपल पे काम करता है प्लंजर डी सोल्डरिंग टूल। और ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, डी सोल्डरिंग पंप। क्वेश्चन नंबर 145, विच सोल्डरिंग, एक सेकेंड इसको हाईलाइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, विच सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ गॉट एयर ब्लोइंग फैसिलिटी। तो किस सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट में गर्म हवा बहने की सुविधा है। तो ऐसा किस में है? तो सोल्डरिंग स्टेशन में। तो इसका आंसर है सोल्डरिंग स्टेशन। एक सेकेंड, हाँ, सोल्डरिंग स्टेशन। तो विच सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ हॉट एयर ब्लोइंग फैसिलिटी। तो सोल्डरिंग स्टेशन में हॉट एयर गर्म हवा बहने की सुविधा है। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पावर सप्लाई कनेक्टेड सोल्डरिंग आयरन। तो टाका लगाने वाले लोहे से बिजली की आपूर्ति से क्या उत्पादित होता है। सोल्डरिंग आयरन है जिसमें कि हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस्ड होगा। तो सोल्डरिंग आयरन पहले हीट को प्रोड्यूस करता है, जिस हीट का यूज हमें सोल्डर को मेल्ट कराने के लिए, पिघलाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हीट। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट। तो सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घटकों में प्रवाह का उद्देश्य क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट है उसमें सोल्डरिंग करना है, उसमें फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं और रोजिन फ्लक्स यूज़ करते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, वो जो भी मेटल सरफेस है उसके ऊपर ना ऑक्सीजन का एक लेयर बनता है जिसको ऑक्साइड लेयर बोलते हैं। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो मेटल, जिससे कि एक लेयर बनता है जिसको हम लोग ऑक्साइड लेयर बोलते हैं। उस ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए ही हम लोग फ्लक्स का यूज़ करते हैं। अब जो भी कंपोनेंट है उसके हिसाब से फ्लक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोला है तो यहाँ पे रोजिन फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं ताकि मेटल सरफेस के ऊपर जो भी ऑक्साइड का परत है उसको हम लोग डिज़ोल्व कर सके, भंग कर सके। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 148, which gauge number of rosin coat solder is suitable for soldering medium size joint। आजकल मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि जो सोल्डर है ना उसमें एक लेयर बना देता है, मतलब फ्लक्स का लेयर बना हुआ और मिलता है। पहले क्या था कि अलग सोल्डर था, अलग से फ्लक्स था, फिर उसको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते थे, उसके बाद मेल्ट कराते थे। लेकिन अभी क्या है कि ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि जो सोल्डर है ना उसी में, उसके ऊपर में लेयर में उसका फ्लक्स भी है, तो अलग से में फ्लक्स का ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि इसमें जो उसका नाम हो रहा है उसमें एक्चुअली उसके ऊपर लगा हुआ है तो कोर बन रहा है उसके ऊपर, तो उसको यहाँ पे जब रोजिन फ्लक्स है तो रोजिन कोड सोल्डर नाम दिया गया है, जो कि सुइटेबल है सोल्डरिंग के लिए, जो मीडियम साइज का जॉइंट होता है उसके लिए।
तो उसके लिए गेज नंबर कितना होगा, तो 3 गेज नंबर हमें इसमें याद रखना है कोर में। एक साइज है आपका 16 गेज, दूसरा है 18 गेज और तीसरा है 22 गेज। और यहाँ पे थोड़ा रिवर्स वाला कनेक्शन है, यानी कि ये नंबर सबसे छोटा है तो ये आपका बड़े साइज के जॉइंट के लिए सुइटेबल है। ये सोल्डर रोजिन कोड सोल्डर जो है किसके लिए सुइटेबल है, सही है, तो ये बड़े साइज के लिए, ये सबसे बड़ा साइज का गेज नंबर है, तो ये सबसे छोटे साइज के जॉइंट को सोल्डर करने के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें पूछा मीडियम साइज के जॉइंट के लिए, तो मीडियम साइज के लिए ये रहा मीडियम, मीडियम के लिए 18 गेज जो कि बीच वाला था, तो 18 गेज रोजिन कोड सोल्डर इज सुइटेबल। वही यहाँ पे स्मॉल जॉइंट के लिए बोलते तो हम बोलते 22 गेज रोजिन कोड। यहाँ पे जब लार्ज साइज जॉइंट के सोल्डरिंग के लिए पूछता तो 16 गेज रोजिन कोड। इस तरह से याद रखना है तीनों को। क्वेश्चन नंबर 149, हाउ द फ्लक्स रेजिड्यू इज रिमूव्ड आफ्टर सोल्डरिंग अ जॉइंट। एक जॉइंट टाका लगाने के बाद फ्लक्स अवशेषों को कैसे हटाया जाता है। जब सोल्डरिंग का काम हो जाता है किसी जॉइंट में तो उसके बाद उसके फ्लक्स का कुछ अवशेष बच जाता है, फ्लक्स रेसिड्यू जिसको बोलते हैं, तो उसको कैसे हटा सकते हैं, तो उसके ऊपर यदि हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ कर देंगे ना तो उससे जो अवशेष है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ऊपर में एक रेजिड्यू बन गया है वो हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर हीटिंग ऑन सोल्डरिंग अ जॉइंट। एक जॉइंट को सोल्डरिंग करने पर, एक जॉइंट टाका लगाने पर यदि हम ओवर हीटिंग कर दे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या प्रभाव होगा। तो ओवर हीटिंग करने से उसका जो सरफेस होगा उसमें आपका ग्रेनी, डल ग्रेनी सरफेस बन जाएगा, यानी दानेदार वाला सरफेस बन जाएगा। तो ओवर हीट यदि कर दिए तो दाना दाना बन जाएगा और सरफेस स्मूथ नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 151, what is the name of the defect if the flux is unable to remove the tarnish from the soldered joint। तो उस डिफेक्ट का नाम पूछा है जिससे कि फ्लक्स अनेबल है। इसमें भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि सोल्डर्ड जॉइंट है, सोल्डरिंग का काम हो गया तो वो जॉइंट अब क्या हो गया, सोल्डर्ड जॉइंट। तो दोस्त का क्या नाम है, अगर फ्लक्स टाका लगाने वाले जॉइंट से धूमिल को हटाने में असमर्थ है, यानी वही सोल्डेड जॉइंट से यदि कोई वहाँ पे जो भी अनइवन है, जो स्मूथ नहीं है, तो उस चीज़ को हटाना चाहते हैं तो वो अनेबल है, उस डिफेक्ट का नाम पूछा है। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या था लास्ट क्वेश्चन में अभी पढ़े, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ करके वो दानेदार जो है उसमें जो भी एक्स्ट्रा रेजिड्यूल रहेगा उसको हटा सकते हैं। लेकिन उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को बोलते हैं कोल्ड जॉइंट। ये कोल्ड जॉइंट ही इस तरह का जॉइंट है जिसमें कि स्मूथ सरफेस नहीं बना, जॉइंट तो बन गया बट उसमें अनइवन और रफ सरफेस बन गया है। तो इस तरह से उस डिफेक्ट का नाम हो गया कोल्ड जॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स्ड एयर इज ब्लोन टू कूल द जॉइंट वाइल सोल्डरिंग। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, नहीं, अभी यही क्वेश्चन सेम आगे भी एक इसी के जैसा एक क्वेश्चन रिपीट होगा, पहले नहीं आया है, आगे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 152, रिजल्ट बताना है यदि हम कोई सोल्डरिंग का काम हुआ जॉइंट में, उसको वो जो 3 to 7 सेकेंड लगता है वो उसका नेचुरल टाइम लगता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वो सोल्डर हो जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम उसको हवा दे रहे हैं और बहुत ही फोर्सली हवा दे रहे हैं ठंडा करने के लिए, तो उससे क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, वो अच्छे से केमिकली बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जिससे कि रिजल्ट क्या आएगा, वो सूख तो जाएगा यानी ड्राई तो हो जाएगा बट वो जॉइंट ब्रिटल जॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर बी, रिजल्ट इन ड्राई ब्रिटल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 153, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेकिंग द सोल्डर जॉइंट वाइल कूलिंग। सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि सोल्डर्ड कर दिए किसी जॉइंट को, अब उसको हम हिला रहे हैं ठंडा करने के लिए, उसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं। तो ठंडा करते समय टाका लगाने वाले जोड़ को हिलाने का क्या प्रभाव है, तो हिला दिए मतलब वो जो अच्छे से बॉन्ड बना रहा था केमिकल बॉन्ड, तो उस चीज़ में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इट डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 154, वाई द सॉल्वेंट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज यूज्ड ऑन द सोल्डर जॉइंट। तो सोल्डर जॉइंट में
विलायक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये पढ़े थे हम लोग कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है जो ऊपर का अवशेष बचेगा उस चीज़ को साफ करेगा, तो ये रिमूव करता है रेसिडुअल फ्लक्स को, और कुछ भी नहीं, ये क्या करता था, जो ऑक्साइड का जो लेयर बनता है ना उसको हटाता है। नहीं, जो रेसिडुअल फ्लक्स बनता है, ये सॉरी, जो भी फ्लक्स करते हैं, जो अवशेष बच जाता है फ्लक्स, ये सोल्डरिंग करने के बाद फ्लक्स का जो एक अवशेष बच जाता है ना उसको हटाने के लिए हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं, और उसमें क्षरण भी होने से रोकते हैं। प्रिवेंट कोरोजन मतलब अपशिष्ट प्रवाह को निकाले और क्षरण को रोके। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 155, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑन द शोल्डर जॉइंट इफ इट इज कूल्ड बाय ब्लोइंग एयर? यही क्वेश्चन पहले भी हुआ था कि हम शोल्डर जॉइंट पर क्या दोष होगा अगर इसे हम हवा में उड़ाने से ठंडा किया जाता है, मतलब कि हवा देके उसको हम ठंडा कर रहे हैं, तो वो फिर से वही 3 से 7 सेकेंड में जो अच्छा क्वालिटी का जॉइंट बनाता, अच्छी तरीके से सोल्डर्ड होता, उसकी जगह उससे पहले ही ये सूख जाएगा, तो ये ड्राई शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, और जो कि ब्रिटल भी होगा, टूट भी जाएगा जल्दी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 156, हाउ द थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड इज रिमूव्ड बिफोर डूइंग द सोल्डरिंग एक्टिविटी? तो हमें सोल्डरिंग एक्टिविटी करना है, जॉइंट करना है दो मेटल को, तो वो करने से पहले उसमें कुछ भी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड लेयर होगा, यदि वो मोटा लेयर है उसको हटाना है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो गया, टाका लगाने की गतिविधि करने से पहले ऑक्साइड की मोटी परतों को कैसे हटाया जाता है? तो उसके लिए हम लोग घिसने का काम करेंगे। सबसे पहले ऊपर का जो मोटा सा लेयर ऑक्सीजन का है, ऑक्साइड लेयर का, उसको हम लोग घर्षण के द्वारा कुछ भी जो भी उस मेटल को साफ करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करना चाहिए उससे उसको घिसेंगे, उसको साफ करेंगे, तो इस तरह से घर्षण भी होगा। तो इसलिए हम लोग घर्षण विधि या अपघर्षक विधि का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, यूज अब्रेसिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 157, विच मेथड इज यूज फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट? तो हम लोग जानते हैं कि सॉफ्ट सोल्डरिंग यूज़ करते हैं, बट यहाँ ऑप्शन के हिसाब से मेथड पूछा है, तो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो यहाँ फिगर दिया हुआ है, इस विधि का नाम है क्लिंज्ड लीड मेथड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 158, व्हाई द प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल नीड्स पीरियोडिकल क्लीनिंग? क्यों प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल को समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है? तो हम लोग देखे थे जो प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल था वो इंजेक्शन की तरह शेप का था, और नीचे में सबसे नीचे में क्या था, नोजल था। तो उस नोजल में आपका कोई भी ब्लॉकिंग या क्लोगिंग ना हो उसको रोकने के लिए सॉरी, नोजल में कोई भी चीज़ रह ना जाए, इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक निश्चित समय अंतराल पे उसको साफ करते रहना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिवेंट क्लोगिंग ऑफ द नोजल, यानी कि नोजल के क्लोगिंग को रोकने के लिए या ब्लॉकिंग को, कोई ब्लॉक ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए, काम अच्छे से स्मूथली हो, इसके लिए हम लोग पीरियोडिकल क्लीनिंग करते हैं। तो यहीं पे आपका मॉड्यूल 6 भी हो गया। तो लेक्चर 3 यहीं पे हम लोग अभी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर 4, जिसमें कि मॉड्यूल 7 को डिस्कस करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।